हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा जनवरी 2017 में पूछे गए साइंस के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो आप क्लास को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चल रहे एक कार के पहिए के बारे में कौन सा विकल्प सही है। हमें क्या बताना है कि सड़क पर चल रहे एक कार के पहिए के बारे में कौन सा कथन आपका सही है। तो इसमें दिया है ऑप्शन ए में कि लोटनी घर्षण जो आपका होता है यह सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद दिया है कि इससे कम आपका स्थैतिक घर्षण होता है और इससे भी कम आपका क्या होता है, गतिज घर्षण होता है। तो देखिए इन तीनों प्रकार की घर्षण की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा घर्षण किस में होगा। अगर कोई बॉडी आपका स्थिर है तो स्थिर ऑब्जेक्ट में आपका घर्षण सबसे ज़्यादा होता है। तो स्थिर में तो आपका सबसे ज़्यादा होगा, तो ये तो आपका हो नहीं सकता है। उसके बाद कम किस में होता है, उसके बाद आपका कम होगा कोई ऑब्जेक्ट अगर गति में है तो क्या होगा, इसका आपका कम होगा। उसके बाद इससे भी कम आपका किस में होगा, अगर गति में है तो इसका क्या होगा, स्थिर से कम होगा। और सबसे कम किस में होता है, सबसे कम आपका होता है लोटनी गति, अर्थात कोई पहिया है, कोई आपका क्या है, कोई आपका गोल ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं। तो इसमें घर्षण क्या होगा, इसमें घर्षण आपका सबसे कम होता है। जैसे एक बॉल को हम फेंकते हैं तो वह बहुत दूर तक जाकर तब रुकती है। और वही हम बात करें कि कोई हम सॉलिड ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, जैसे किसी पत्थर को फेंकते हैं, तो जहाँ फेंकेंगे वहाँ जाकर रुक जाएगा। और स्थिर ऑब्जेक्ट है तो इसमें तो आपका घर्षण क्या है, इसकी गति से ज़्यादा घर्षण है, इसलिए ऑब्जेक्ट क्या है, स्थिर है। तो सबसे कम घर्षण किस में होगा, लोटनी ऑब्जेक्ट में आपका क्या होता है, सबसे कम घर्षण होगा। और सबसे ज़्यादा किस में होगा, सबसे ज़्यादा आपका स्थिर ऑब्जेक्ट में होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा पहले हमें चुनना है, तो लोटनी यहाँ पे दिया है, ये तो नहीं होगा, स्थैतिक घर्षण वाला होगा। उसके बाद किस में होगा, स्थिति के बाद आपका गति में होगा। तो गतिज घर्षण कहाँ है, 2 नंबर पे यहाँ पे है। और सबसे कम घर्षण किस में होता है, लुटनी घर्षण होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि सबसे ज़्यादा घर्षण आपका जो ऑब्जेक्ट आपका स्थिर है उसमें होता है, उससे कम घर्षण होगा जो ऑब्जेक्ट गति कर रहा है उसमें होगा, और सबसे कम घर्षण किस में होगा, लुटनी घर्षण होगा। इसीलिए आपका जितने भी वाहन हैं इसके पहिए कैसे बनाए जाते हैं, तो गोल बनाए जाते हैं, ताकि लुटनी घर्षण के कारण उसमें क्या हो, फ्रिक्शन कम हो और गाड़ी जो है आपका आसानी से आगे चल सके। और एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि जो आपका घर्षण होता है यह गति के विरुद्ध में काम करता है। किस तरह काम करता है, तो घर्षण आपका गति के अपोजिट काम करता है। जैसे हमारा एक यह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका घर्षण किधर लगेगा, इसमें फ्रिक्शन आपका लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। एक रोगी के शरीर के अंदर हमें देखना है तो इसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा, तो इसके लिए आपका उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। किसका यूज़ किया जाता है, उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे उत्तल लेंस को आपका अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस को आपका अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उसके बाद एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि उत्तल लेंस का प्रयोग आपका आवर्धक ग्लास में भी किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हम आवर्धक ग्लास में भी करते हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है। उत्तरी गोलार्ध में आपका सबसे लंबी रात्रि कब होती है, तो यह आपका होता है 22 दिसंबर को। कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इसे आपका शीतकालीन संक्रांति भी कहा जाता है। जो आपका उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि 22 दिसंबर को होती है, इसे हम शीतकालीन संक्रांति भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ग्राज शहर कहाँ पे है। ग्राज शहर यह कहाँ पे स्थित है, तो ग्राज शहर यह आपका ऑस्ट्रिया में है। कहाँ है, ऑस्ट्रिया में है।
तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। बात करें ग्राज की, तो ग्राज आपका वियना के बाद ऑस्ट्रिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ग्राज जो है ये आपका ऑस्ट्रिया का दूसरा सबसे बड़ा बड़ा आपका शहर है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो ये आपका वियना है, आप इसे ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी शहर कौन सी है? तो वियना आपका प्रथम स्थान पे है, दूसरे स्थान पे आपका ग्राज है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या होता है? जब प्रकाश आपका दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो सबसे पहले तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो देखिए, प्रकाश जब एक माध्यम से, जैसे एक माध्यम आपका यह हो गया और दूसरा माध्यम यह हो गया, तो प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका आवृत्ति आपका नहीं बदलता है। आप ध्यान रखेंगे, आवृत्ति आपका चेंज नहीं होता है। उसके बाद हम बात करें तो प्रकाश का क्या क्या बदलता है? तो प्रकाश का आपका वेग बदलता है। क्या होगा? वेग आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या चेंज होगा? तरंगदैर्घ्य आपका चेंज हो जाता है। तो देखिए, अब हम ऑप्शन को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा क्या दिया है? उसकी आवृत्ति में परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है आवृत्ति उसका चेंज नहीं होता है, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। बी नंबर है उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होती है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका आवृत्ति चेंज नहीं होता है। देखिए, ऑप्शन सी में दिया है चाल नहीं बदलता है। हमने देखा है कि वेग बदलता है, तो वेग या चाल सेम होता है, तो वेग बदलता है तो ये तो आपका नहीं होगा। उसके बाद है तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता है, तरंगदैर्घ्य भी आपका चेंज होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर क्या होता है, अक्सर आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य इसमें आपका कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखेंगे आवृत्ति आपका चेंज नहीं होता है और तरंगदैर्घ्य क्या होता है? चेंज होता है। और वेग या चाल पूछेगा तो ये भी आपका चेंज होता है, आप इसे जरूर ध्यान रखें। ये क्वेश्चन आपका फिर से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होता है? तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बम जो आपका होता है यह आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। हाइड्रोजन बम यह आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। और एक बात और याद रखेंगे कि जो सन होता है, सूर्य का जो एनर्जी मिलता है हमें, तो सूर्य के प्रकाश का कारण क्या होता है? तो इसका भी कारण आपका नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? तो सूर्य के प्रकाश जो उत्सर्जन होता है इसका कारण भी आपका नाभिकीय संलयन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न है, किसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 है? किसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव आपका -1 होता है? तो देखिए, ऑप्शन ए में हमारा है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन है। इसका एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु संख्या कितना होता है? तो 9 होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 9 हो गया। इसका विन्यास करें तो फर्स्ट सेल में आपका 2 रहता है, उसके बाद कितना रहेगा? उसके बाद आपका 8 रहता है। 2 8 का कॉम्बिनेशन चलता है, तो उसके बाद देखें तो 2 8 तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 9 है, तो 2 7 ही होगा। एक तो इससे लेना पड़ेगा, तो एक लेना पड़ेगा, तो -1 इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण संख्या होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फ्लोरीन हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, क्योंकि यह सबसे अधिक आपका विद्युत ऋणात्मक तत्व है। जो फ्लोरीन है यह आपका सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न है, प्रचक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? प्रचक्रण क्वांटम संख्या इसके कितने मान संभव है? तो इसके आपका 2 मान संभव होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। प्रचक्रण क्वांटम संख्या इसके 2 मान संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो व्यक्ति सबसे पहले जिस चीज का उपयोग करता है वह डैश है। जब कोई व्यक्ति आपका भूखा होता है तो व्यक्ति सबसे पहले जिस चीज का उपयोग करता है वह कौन सा है? तो जब व्यक्ति भूखा होता है तो सबसे पहले वह आपका ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? ग्लाइकोजन का उपयोग करता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। होता क्या है कि जब हम ज़्यादा देर तक भूखे रहते हैं तो जो हमारा क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है, यह हमें एनर्जी प्रदान करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आपका एक प्रोटीन नहीं है।
देखिए ऑप्शन ए में है कोलेजन, ये आपका प्रोटीन है, इलास्टिन भी प्रोटीन है, रेशम भी आपका प्रोटीन है, लेकिन लिग्फोसाइड ये आपका क्या है, प्रोटीन नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे जो आपका लिम्फोसाइट होता है, क्या होता है, ये आपका लिम्फोसाइट जो होता है यह आपका ल्यूकोसाइट का प्रकार है। किसका प्रकार है, तो ल्यूकोसाइट का प्रकार है जो आपका रोग जनत को मारने में मदद करता है। किसको मारता है, जो लिम्फोसाइट होता है यह जो आपका रोग जनक होता है इसको आपका मारने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आयरन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। इनमें से कौन सा आयरन आपका रक्त प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। तो देखिए रक्त प्लाज्मा में आपका कौन कौन सा पाया जाता है, तो Na+ पाया जाता है, उसके बाद Ca++ पाया जाता है, Mg++ पाया जाता है, उसके बाद हम बात करें तो HCO3 पाया जाता है, Cl- भी पाया जाता है, लेकिन आपका कॉपर नहीं पाया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। रक्त प्लाज्मा में कौन कौन से आपके तत्व उपस्थित रहते हैं, तो ये आपके कौन से हैं, तो Na+, ध्यान रखेंगे, Ca++, Mg++, उसके बाद HCO3 और Cl-, कॉपर आपका उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी पोषण विधि पादप संभोजी है। किसकी पोषण विधि पादप संभोजी है, अर्थात किसकी पोषण विधि आपका पादप के समान है, अर्थात ऑटोट्रॉप्स कौन है, कौन आपका खुद का भोजन बना सकता है। तो देखिए इसमें हम बात करें अमीबा, तो अमीबा आपका विषमपोषी होता है, शेर भी आपका विषमपोषी है, केंचुआ भी आपका विषमपोषी होता है, लेकिन यूग्लिना जो है यह अपना भोजन स्वयं बना सकता है। तो यह आपका पादप संभोजी, पादप संभोजी का अर्थ क्या हो गया कि ऐसा जीव जो क्या करता है, पादप की तरह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आपका बना सकता है। तो यूग्लिना पौधों और जानवरों के बीच की एक कड़ी होती है। यह क्या होता है, यूग्लिनस जो आपका होता है यह इसके पास क्या पाया जाता है, तो हरित लौक पाया जाता है जिसका प्रयोग करके अपना भोजन खुद से बनाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पादप संभोजी आपका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्टेरॉयड का स्राव करता है। स्टेरॉयड का स्राव कौन करता है, तो यह आपका करता है पित्ताशय, कौन करता है, पित्ताशय करता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, स्टेरॉयड इसका स्राव कौन करता है, पित्ताशय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश श्वसन तंत्र का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। डैश आपका श्वसन तंत्र का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन आपका सूत्र कणिका अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को आपका कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो इससे आपका माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात सूत्र कणिका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं में डैश होता है। विषाणुओं में क्या पाया जाता है, तो विषाणु में आपका या तो आरएनए होगा या तो आपका डीएनए होगा, दोनों में से एक होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। विषाणु में आपका या तो आरएनए पाया जाएगा या आपका डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयव संभव है। C6H14 इसके कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयव संभव है, तो इसके आपके 5 जो होता है अचक्रीय श्रृंखला समावयव आपका संभव है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दोनों जनकों का रक्त समूह AB हो तब उनके बच्चों का संभावित रक्त समूह क्या होगा। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि अगर आपका माता पिता का रक्त समूह क्या हो, AB हो, तो उनके बच्चे का आपका रक्त समूह क्या होगा। तो माता पिता का रक्त समूह आपका AB है, तो इससे देखिए याद करने का आसान ट्रिक है। माता पिता का दोनों का AB है तो पहले ए को निकाल देंगे अलग, फिर बी को निकाल देंगे अलग, और फिर आपका ए बी को एक साथ कर देंगे। तो उनके बच्चे का रक्त समूह क्या हो सकता है, तो ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी भी आपका हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे माता पिता दोनों का रक्त समूह अगर ए बी है तो इसे कैसे याद करेंगे, तो ए बी है रक्त समूह माता पिता का, तो दोनों को पहले अलग अलग कर देंगे और फिर दोनों को साथ में कर देंगे। यही आपका बच्चे का क्या होता है, रक्त समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है।
विश्व का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पे है? तो यह आपका एशिया में है। कहाँ है? एशिया में है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। विश्व का सबसे आर्द्र स्थान एशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? मानचित्र में आपका समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे आपका आइसोबाथ कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? आइसोबाथ कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को आपका आइसोबाथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक ठंडी और शुष्क पवन है। तो डैश एक ठंडी और शुष्क पवन है। तो यह आपका है बोरा। कौन सा है? बोरा है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। बोरा पवने आपका हंगरी से उत्तरी इटली तक चलती है। कहाँ चलती है? तो बोरा आपका हंगरी से इटली तक चलती है। और ध्यान रखेंगे, बात अलग एक क्वेश्चन हम यहाँ बना देते हैं। जो बोरा होता है यह आपका चावल का एक किस्म है, आप इससे भी ध्यान रखेंगे। बोरा जो है यह आपका चावल का एक किस्म पाया जाता है हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी दिल्ली में है? तो दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो हम सभी जानते हैं दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इरावाडी नदी किसमें जा मिलती है? इरावाडी नदी यह आपका किसमें जा मिलती है? तो इरावाडी नदी यह आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, इरावाडी आपका म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। कहाँ की लंबी नदी है? तो यह आपका म्यांमार की आपका सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नदी का एक उथला विस्तार जो चलकर या गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है? नदी का एक उथला हुआ विस्तार जो आपका चलकर या गाड़ी से पार किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे आपका फियोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फियोर्ड कहा जाता है। नदी का एक ऐसा भाग है फियोर्ड जिसे हम चलकर या गाड़ी से पार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, ग्रीनलैंड आपका उत्तरी अटलांटिका महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ग्रीनलैंड यह आपका उत्तरी अटलांटिका महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संग्रथिल फल है? निम्न में से कौन सा आपका संग्रथिल फल है? तो संग्रथिल फल यह आपका सहतूत है। कौन सा है? सहतूत है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, संग्रथिल फल का निर्माण आपका पूर्ण पुष्पक्रम से होता है। सहतूत क्या है? यह आपका संग्रथिल फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाइपेस द्वारा वसा के जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है? लाइपेस द्वारा आपका वसा के जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो इसे आपका क्या प्राप्त होता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल आपका प्राप्त होता है। तो लाइपेस द्वारा वसा के जलीय अपघटन से आपका वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो यह आपका 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आपका आगे है। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आपका आगे है। एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट के देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। कितना को माना गया है? तो ये आपका 82.5 डिग्री ईस्ट को आपका जो देशांतर है इसे मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। तो इस तरह हमने आपका जनवरी 2017 में पूछे गए एसएससी के जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं उन सभी को हमने डिस्कशन किया है। देखिए, 50 क्वेश्चन आपके जीके से पूछे जाते हैं, उसके बाद
25 से 30 क्वेश्चन आपका साइंस के भी पूछे जाते हैं। तो 75 से 80 क्वेश्चंस का हम आपको पूरा क्लियर तैयारी कराने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़कर अच्छा से प्रिपरेशन करें और इसे रिवाइज करते रहें, ताकि आपको तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।